हाय, कैसे हो आप। तो आज हम 365 डेज ऑफ मशीन लर्निंग की एक प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें ना सिर्फ हम देखेंगे कि मशीन लर्निंग क्या है बल्कि मशीन लर्निंग डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को भी प्रॉपर डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ मशीन लर्निंग। उससे पहले हम ये देखेंगे कि मशीन लर्निंग जो है वो है क्या। बेसिकली मशीन लर्निंग एक ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि हम इंसानों की एक ऐसा जुनून है जिसके अंदर हम ऐसी मशीन्स बनाना चाहते हैं जो इंसानों की तरह सोच पाएँ, इंसानों की तरह डिसीजन ले पाएँ और इंसानों की तरह चीज़ों को डाटा को देख के जैसे हम कैट एंड डॉग्स को देख के आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये कैट है या ये डॉग है बिना किसी प्रोग्रामिंग के। तो इस तरह मशीन्स भी ह्यूमंस की तरह बिना किसी प्रोग्रामिंग के मतलब बिना एक्सप्लिसिटली प्रोग्रामिंग के सिर्फ चीज़ों को देख के डाटा को देख के उसको समझ पाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम डाटा को देख के ऐसी मशीन्स बनाना चाहते हैं जो इंसानों की तरह सोच सके, इंसानों की तरह बोल सके, इंसानों की तरह टास्क परफॉर्म कर सके, इंसानों की तरह इंटेलिजेंस हो। सो बेसिकली हम एआई के थ्रू हम ह्यूमन बिहेवियर को मिमिक करना चाहते हैं। जिस तरह के इंसान है इस तरह की मशीन्स बनाना चाहते हैं, तो इसको हम एआई बोलते हैं। हम एआई के अंदर आते हैं मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है? अब डेफिनेशन देखते हैं कि मशीन लर्निंग इज अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट फोकस ऑन क्रिएटिंग सिस्टम्स और एप्लीकेशंस दैट कैन लर्न फ्रॉम डाटा। हम ऐसे सिस्टम्स और एप्लीकेशंस बनाना चाहते हैं जो डाटा से सीख पाएँ, मेक डिसीजन और प्रेडिक्शन, जो डाटा को देख के डिसीजन भी ले पाएँ और कुछ नई चीज़ प्रोडिक्ट भी कर पाएँ एंड विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। हमें उनके लिए कोई प्रोग्रामिंग नहीं लिखनी पड़े, हमें उनके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं देने पड़े, बल्कि वो डाटा को देख के नई चीज़ें समझ पाएँ, डाटा को देख के सीख पाएँ। दैट इज़ कॉल्ड मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग के अंदर डीप लर्निंग आता है, लेकिन हम इसकी एक अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे। मशीन लर्निंग में हम डिफरेंट एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे, मशीन लर्निंग डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। जिस तरह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है, इस तरह मशीन लर्निंग डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है, जिसको हम कम्प्लीटली पढ़ेंगे। और हमारा मेजर फोकस यहाँ पे एक एंड टू एंड एप्लीकेशंस बनाने की तरफ भी होगा, जहाँ पे हम एक प्रॉपर ओवरव्यू ले पाएँ कि मशीन लर्निंग किस तरह से काम करती है। उसके बाद हम जो इमेज है यहाँ पे आपको दिखेगा कि मशीन लर्निंग, क्लासिकल प्रोग्रामिंग और मशीन लर्निंग में क्या डिफरेंस है। बेसिकली क्लासिकल प्रोग्रामिंग में हम रूल्स देते हैं और डाटा देते हैं और आंसर्स हमें उसकी बेस पे हमारा एल्गोरिदम्स हमें आंसर्स देता है। यहाँ पे हम कुछ रूल्स हम डिफाइन करते हैं और डाटा देते हैं, और उस डाटा की बेस पे हम जो क्लासिकल प्रोग्राम्स लिखते हैं वो हमें आंसर देता है। लेट्स सपोज कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम देखा होगा जिसमें हम दो नंबर्स का सम कैलकुलेट करते हैं, जिसमें हमारे पास दो नंबर होता है, इंट ए होता है या इंट बी। ये दो नंबर है और हमने इनका सम कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हमें एक तीसरा वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसको हम स्टार्टिंग में 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, और फिर सम इज इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, और फिर हम प्रिंट कर देते हैं अपना सम। सही है, तो ये हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिख लिया जो दो नंबर्स को इनपुट में लेता है और हमें सम देता है। लेकिन मशीन लर्निंग इससे बिल्कुल ही डिफरेंट है। मशीन लर्निंग हमारे पास डाटा होगा और हमारे पास आंसर्स होंगे। हमारे पास डाटा, जैसे हमारे पास डाटा में क्या होगा, हमारे पास डाटा में दो नंबर होंगे, जैसे 5 हो गया प्लस 8 हो गया, और हमारे पास इसका आंसर होगा क्या, 5 और 8 13। हमारे पास डाटा होगा और उसका आंसर होगा। ये हमारा डाटा है और दिस इज आवर
आंसर, हम मशीन को डाटा देंगे और आंसर देंगे, मशीन ऑटोमेटिकली उससे अपना एक मॉडल बनाएगा, एक सिस्टम बनाएगा जो ऑटोमेटिकली उसको देख के सीख सकेगा। उसकी बेस पे हमारा मॉडल ऑटोमेटिकली एक ऐसा सिस्टम जनरेट कर लेगा जो हमें आंसर देगा। ये जो आंसर है स्टार्टिंग में हम डाटा देंगे और उसका आंसर्स देंगे, ठीक है। फिर हम जब नेक्स्ट टाइम आएंगे और हम आंसर दिए बिना डाटा देंगे और वो ऑटोमेटिकली जो हमने प्रीवियस आंसर्स दिए हुए थे उसकी बेस पे हमें नेक्स्ट आंसर्स भी रिकमेंड कर देगा। सो होप यू अंडरस्टैंड। अब मशीन एग्जाम्पल्स ऑफ मशीन लर्निंग एप्लीकेशन, अब हम मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस भी देखेंगे कि हमारे पास कितनी मशीन लर्निंग की एप्लीकेशन है, थोड़ी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लेंगे। सो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले है इमेज एंड फेस रिकग्नाइजेशन सिस्टम। तो हमारे पास इमेज एंड फेस रिकग्नाइजेशन सिस्टम, अब देखा जाए तो ये यूज्ड इन कहाँ पे है, तो फेसबुक आपने देखा होगा कि जब कभी आपका अकाउंट बैन हो जाए या ब्लॉक हो जाए तो वो आपको बोलता है कि अपनी फेस की फेशियल्स फ़ोटो दो और हम वेरीफाई करेंगे कि क्या ये आप ही हो और फिर हम आपका अकाउंट आपको वापस कर देंगे। सो वहाँ पे यूज़ होता है। इसके अलावा आईफोन का आपको पता होगा, जब आप आईफोन को अनलॉक करते हो तो उसके सामने फेस करते हो तो वो ऑटोमेटिकली फेस को डिटेक्ट करके आपके आईफोन को अनलॉक कर देता है। या बहुत सारे ऐसे ऐप्स होंगे एंड्रॉयड के अंदर, जब आप उस ऐप के अंदर फेस को देखते हो तो वो ऐप ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन को अनलॉक कर देता है बेस्ड अपॉन योर फेस। सो ये होता कैसे है? अब अगर देखा जाए तो हम फेस, अब इतने सारे ह्यूमंस हैं इस दुनिया में, हम हर एक के फेस का, किसी की नोज़ अलग है, आईज़ अलग है, हेयर्स अलग हैं, मतलब पूरी फेस की लुक्स, एक्सप्रेशंस, जॉ लाइन, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। तो अब उसको कैसे पता चलेगा कि हम नहीं बल्कि कोई दूसरा पर्सन है, ठीक है। अब वो आया है तो फ़ोन अनलॉक नहीं होगा, तुम सामने आओगे तो फ़ोन झट से अनलॉक हो जाएगा। व्हाट इज़ दिस इज़ मशीन लर्निंग। हम कोडिंग नहीं करते, हम जस्ट फेस देते हैं अपना। इसके पीछे एक मॉडल है जो बहुत सारे फेसेस के ऊपर ट्रेन है और फिर वो जब आप अपना फेस देते हो तो उसके ऊपर ट्रेन होता है। फिर उसको पता होता है कि मुझे अगर कोई दूसरा फेस आएगा तो नहीं अनलॉक करना। ये एक शख्स है, इस फेस की अथेंटिकेशन लगी हुई है, जब तक मेरे सामने यही फीचर्स, इस तरह का नोज़, इस तरह की आइज़, इस तरह के लिप्स नहीं आएंगे तो मैं अनलॉक नहीं करूँगा। सो थोड़ा सा हम इसको आगे जाके डेप्थ में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। आपने परेशान नहीं होना है, बल्कि आप इसको ऐसे सोचो कि मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ सो दैट आपकी एक बेस बन पाए, ठीक है। देन वट इट डज, ये करता क्या है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आइडेंटिफाई पीपल्स इन फोटोज़ और अनलॉक फोन्स यूजिंग फेसेस। तो आइडेंटिफाई पीपल्स इन फोटो, लेट्स सपोज आपका फ़ोन है, उसके अंदर आप बहुत सारी किसी इवेंट पे जाते हो या कहीं भी जाते हो, अपनी पिक्चर्स खींचते हो, ठीक है। तो अब जब आप अपनी पिक्चर्स खींचते हो तो गूगल फ़ोटोज़ क्या करता है, वो डिफरेंट इवेंट्स के नाम से डिफरेंट मतलब आपकी फ़ोटोज़ अलग कर देगा, आपके भाई की फ़ोटो अलग कर देगा, मम्मा या फैमिली की फ़ोटोज़ हैं तो उन्हें अलग कर देगा। इसके पीछे काम कैसे हो रहा है? ये मशीन लर्निंग इसमें यूज़ हो रही है कि वो ऑटोमेटिकली फेस के फीचर्स की बेस पे आपकी फ़ोटोज़ को डिफरेंट क्लस्टर्स में, मतलब पैकेट्स में करके आपको दे देता है। तो इसके पीछे भी मशीन लर्निंग ही यूज़ होती है। अब उसके अलावा अगर ईमेल स्पैम फ़िल्टर, तो ईमेल स्पैम फ़िल्टर क्या होता है कि जब आपको कोई मेल आता है या तो वो आपके इनबॉक्स में आता है या स्पैम में चला जाता है। अब कैसे पता चलेगा कि कोई भी ईमेल इनपुट में आपके मोबाइल में आएगा या स्पैम में जाएगा? तो इसके पीछे भी मशीन लर्निंग यूज़ होती है। हम कंप्यूटर को बहुत सारी हम कंप्यूटर को बहुत सारी ऐसी मेल्स देते हैं जो ऑलरेडी स्पैम है और सही भी हैं, नॉट स्पैम भी हैं। तो कंप्यूटर उनको देख के एक पैटर्न लर्न करता है उनसे कि इज़ दिस अ स्पैम और नॉट स्पैम। तो जब वो लर्न कर लेता है
पुरानी डाटा की बेस पे, तो जब हम उसको नया कोई ईमेल देंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको उसके डाटा को देखते ही बोल देगा कि दिस इज़ स्पैम और दिस इज़ नॉट स्पैम। और अब ये मेरी जो ईमेल्स हैं अब ये मेरे इनबॉक्स में आई हुई हैं। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये कुछ फोल्डर्स यहाँ पे ये स्पैम वाले फोल्डर के अंदर होंगे। अब कंप्यूटर को कैसे पता चला कि मुझे इसको स्पैम के फोल्डर में डालना है और इसको इनबॉक्स में डालना है? तो इसके पीछे भी मशीन लर्निंग ही यूज़ हो रही है। सो होप यू गेट इट। इसके अलावा आउटलुक या याहू का मेल है वो भी यही सिस्टम्स यूज़ करते हैं। देन हम अपने थर्ड वाले प्रोडक्ट की तरफ आ जाते हैं, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन सिस्टम। अब हम इसको देखते हैं कि प्रोडक्ट रिकमेंडेशन सिस्टम कैसे वर्क करते हैं। आपने अमेज़ोन पे देखा होगा जब कभी आप शॉपिंग करने जाते हो तो कोई एक चीज़ बाय करते हो। लेट्स सपोज आपने आईफोन बाय कर लिया। अब उसके नीचे वो आपको पता है कि आईफोन का प्रोटेक्टर दिखाएगा या आईफोन के लिए एयरपोर्ट्स दिखा देगा या इस तरह की सिमिलर चीज़ें दिखाएगा या आईफोन का पाउच कवर दिखा देगा कि ये बाय करो। तो वो कैसे आपको नई चीज़ें रिकमेंड कर रहा है बेस अपॉन प्रीवियस डाटा, कि जब आपसे पहले किसी ने आईफोन बाय किया तो उसने उसके साथ पाउच और प्रोटेक्टर भी बाय किया या उसका कवर भी बाय किया, तो उस डाटा की बेस पे वो आपको नई चीज़ें रिकमेंड करता है। या फिर अगर आप नेटफ्लिक्स पे आप मूवीज़ कभी देखो या यूट्यूब पे मूवीज़ देखो तो जब आप एक सॉन्ग पे क्लिक करते हो तो आपको सिमिलर सॉन्ग्स आना शुरू हो जाते हैं। लाइक अगर रोमांटिक हैं तो रोमांटिक सॉन्ग्स चलेंगे, अगर सैड हैं तो सैड सॉन्ग्स चलना शुरू हो जाएंगे। आपकी जो नए नए सॉन्ग्स वो आपको दिखाएगा, वो भी इस बेस पे ही दिखाएगा कि आपने प्रीवियसली कौन सा सॉन्ग सुना। तो ये मशीन लर्निंग यूट्यूब भी यूज़ करता है, फेसबुक। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मशीन लर्निंग कितना यूज़फुल है। ठीक है, जब आप स्पॉटिफाई पे म्यूज़िक सुनते हैं तो वहाँ पे भी आपको इसी बेस पे वो नए नए जो वीडियोस या सॉन्ग्स रिकमेंड्स होते हैं वो इसी बेस पे होते हैं, उसके पीछे मशीन लर्निंग ही यूज़ होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सेल्फ ड्राइविंग कार, तो अगर हम सेल्फ ड्राइविंग कार्स की बात करें तो टेस्ला है, उसमें अगर जो ऑटोमेटिकली कार ड्राइव करती है यूजिंग सेंसर्स और मशीन लर्निंग डिसीजन लेती है कि अगर रेड लाइट है तो रुक जाना है। ठीक है, अगर सामने कोई ऑब्स्टिकल्स है या लोग हैं या पेडेस्ट्रियंस हैं तो रुक जाना है, अगर सामने कोई नहीं है तो मूव करना है। सो ये डिसीजंस कैसे होते हैं, इसके पीछे भी मशीन लर्निंग ही है। मशीन लर्न करती है डाटा की बेस पे और देखती है कि कब मूव करना और कब नहीं। सो होप यू गेट इट। अभी इसके नीचे अगर हम जाएं तो हम हेल्थ केयर की बात करते हैं। वेट अ सेकेंड, सॉरी। अगर हम हेल्थ केयर की बात कर लें, डिजीज़ प्रेडिक्शन एंड डायग्नोसिस। सो इट्स यूज इन हेल्थ केयर। अब आपके पास जो आपके एक्सरेज हैं या ब्लड रिपोर्ट्स हैं, अगर आप अपने एक्सरेज या ब्लड रिपोर्ट की बेस पे आपको आपके डिजीज़ बता देगा। लेट्स सपोज आपने एक एक्सरे करवाया है कि आपकी किडनी के अंदर स्टोन है या नहीं, तो जब आप एक मशीन लर्निंग का एक ऐसा सिस्टम या ऐसा एप्लीकेशन क्रिएट करोगे जिसको आप वो एक्सरे की इमेज दोगे और वो उस इमेज को देख के एनालाइज करके बता देगा कि इसके अंदर स्टोन है या नहीं है। वो कैसे करेगा? हमने पहले उस मॉडल को बहुत सारे डाटा के अंदर ट्रेन करना है, जिसके अंदर कुछ इमेजेस ऐसी होंगी जिसके अंदर वो स्टोन होगा और कुछ इमेजेस ऐसी होंगी जिसके अंदर किडनी के अंदर स्टोन नहीं होगा। तो जब हम फिर नेक्स्ट टाइम मशीन उस मॉडल को अपनी इमेज देंगे तो उसने पहले डाटा से बहुत सारी चीज़ें सीखी हुई हैं। बेस्ड अपॉन दैट डाटा वो आपको बता देगा कि बेस अपॉन दैट इमेजेस वो आपको बताएगा कि इसको किडनी में स्टोन है या नहीं। ठीक है, और उसकी बेस पे फिर आप उसको मेडिकल और क्योर भी रिकमेंड कर सकते हो। वो आगे फर्दर चीज़ें हैं, वो आपकी मर्जी है। सो ये ऑल्सो कैंसर को भी डिटेक्ट करता है, डायबिटीज़ को भी डिटेक्ट करता है। ब्लड रिपोर्ट, जब लेट्स सपोज आप अपनी ब्लड रिपोर्ट करवाइए आपने और अब आपको डॉक्टर के पास जाने के बजाय उसे चैट जीपीटी पे अपलोड करो और पूछो कि मुझे बताओ कि इस डाटा की बेस पे मेरी बॉडी में किन चीज़ों की कमी है और मुझे क्या डाइट्स लेनी चाहिए, तो वो चैट जीपीटी जो है वो मशीन लर्निंग को यूज़ कर रहा है। सो बेस अपॉन दैट वो आपको रिकमेंड कर देगा कि आप ये डाइट लो, ऐसे ऐसे लो, एक्सरसाइज ये करो, सारी चीज़ें बता देगा। कितने % चांसेस हैं हार्ट अटैक के या डिफरेंट चीज़ें, वो सारी चीज़ें आपको आपकी ब्लड रिपोर्ट की बेस पे बता देगा। सो इसके अलावा हम चैट बोट्स
एंड वर्चुअल असिस्टेंट के लिए भी मशीन लर्निंग को यूज़ करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने सीरी को यूज़ किया होगा, अलेक्सा को यूज़ किया होगा, इसके अलावा गूगल का वॉइस असिस्टेंट है, ठीक है, कस्टमर चैटबॉट्स होते हैं। तो ये जितने भी होते हैं आप ये सारे मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस हैं, आप इनसे बात कर सकते हो। फिर ये बेस अपॉन दैट आपको आपके सजेशंस देते हैं या वॉइस को रिकग्नाइज करते हैं। आप जब वॉइस में बोलते हो तो ये आपकी वॉइस को टेक्स्ट के अंदर ट्रांसलेट करते हैं, फिर उस टेक्स्ट को मैथमेटिकल नंबर्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं और फिर उस नंबर्स को समझते हैं और नंबर को समझने के बाद एक ऐसा मॉडल क्रिएट करते हैं मैथमेटिकल जो बता पाता है कि इसमें आपने क्या बोला है प्रोबेबिलिटी की बेस पे, और फिर उसको कन्वर्ट बैक करता है नंबर्स को टेक्स्ट के अंदर और टेक्स्ट को वॉइस के अंदर, और फिर आपको वॉइस के अंदर आंसर मिलता है। ये थोड़ा सा डेप्थ में हो गया, लेकिन बस घबराना नहीं है, जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि ये कैसे काम चीज़ें कर रही हैं। सो बेसिकली कंप्यूटर को नंबर्स के अलावा कुछ समझ में नहीं आता, कंप्यूटर को 0 1 के अलावा कुछ समझ में नहीं आता, या तो 0 या तो 1, इसके अलावा कंप्यूटर को समझ में नहीं आता कुछ भी, ठीक है। सो कंप्यूटर के अंदर ट्रांजिस्टर्स होते हैं जो 0 और 1 पे ही काम करते हैं, उसको टेक्स्ट, इमेजेस, नंबर्स कुछ समझ में नहीं आता। इमेजेस की बात करूँ तो पिक्सल्स के हैं, पिक्सल्स 0 से लेकर 255 के बीच में नंबर है। अब इमेजेस के अंदर रेड, ग्रीन, ब्लू, ये 3 कलर्स को मिला के सारी इमेजेस जितनी भी स्क्रीन के ऊपर आपको कलर्स नज़र आ रहे हैं, ये सारे इन तीनों को मिला के बने हुए, इन तीनों को मिला के बने हुए हैं, और ये सारे क्या हैं, दीज ऑल्स आर नंबर्स। सो आई होप कंप्यूटर के अंदर नंबर्स और मैथ आपको बहुत तंग करने वाली है, मज़ा भी आएगा। एंड डाटा माइनिंग, अब डाटा माइनिंग में क्या आपको बताना चाह रहा हूँ, डाटा माइनिंग क्या है। डाटा माइनिंग ये है कि हिडन पैटर्न्स को ढूंढने के लिए, अब लेट्स सपोज कि आपने ईमेल स्पैम है या नहीं, ये तो सिस्टम बना लिया, पर अब मैं आपको बोलूँ कि यार मुझे बताओ कि आपको कैसे पता चल रहा है कि ईमेल स्पैम है या नहीं, तो उसके अंदर जो हिडन पैटर्न्स होंगे डाटा को, उसको ढूंढने के लिए आप डाटा माइनिंग करते हो। फिर वो आपको बताते हैं कि जहाँ जिस मेल के अंदर फ्री या क्लेम या फिर इस तरह यू गेट फ्री कॉइन्स, फ्री मनी या कुछ इस तरह के वर्ड्स यूज़ होते हैं, या फ्री कॉल्स या इस तरह के फ्री मैसेजेस या कैश मनी, कुछ इस तरह के वर्ड्स यूज़ होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली बता देगा कि ये वाले वर्ड्स जब आते हैं तो वो पता चल जाता है ये स्पैम वाली है। सो मैंने अब थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है, और अगर आप नॉर्मल कहते हो कि हाय हेलो हाउ आर यू, तो वो पता चल जाता है कि ये नॉर्मल कन्वर्सेशन है। सो उसकी बेस पे बताता है कि ये स्पैम है या नहीं। सो होप थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा। अब हम हिस्ट्री की बात करते हैं कि हिस्ट्री, मशीन लर्निंग की हिस्ट्री क्या है। ओके, अब मशीन लर्निंग जो स्टार्ट हुआ था वो 1950 में मशीन लर्निंग की, मतलब ये कह लो कि बर्थडे हुआ था, ये 1950 में इंट्रोड्यूस हुआ था। एक हमारे साइंटिस्ट थे, कंप्यूटर साइंटिस्ट, जिनका नाम था एलन ट्यूरिंग, प्रपोज दैट ट्यूरिंग टेस्ट टू चेक इफ़ अ मशीन कैन थिंक लाइक अ ह्यूमन। सो इंसानों के माइंड में स्टार्टिंग से ये था कि क्या हम ऐसी मशीन या ऐसे सिस्टम डेवलप कर सकते हैं जो इंसानों की तरह सोचें, इंसानों की तरह डिसीजन लें, इंसानों की तरह चीज़ें फील कर पाएँ, इमोशंस को फील कर पाएँ। सो ऐसी मशीन्स बनाने का पर्पस था AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग। सो एलन ट्यूरिंग ने ये ट्यूरिंग टेस्ट टू चेक इफ़ अ मशीन कैन थिंक लाइक अ ह्यूमन। तो ट्यूरिंग टेस्ट, अब आपके माइंड में आ रहा होगा क्या है। सो ट्यूरिंग टेस्ट, अ मेथड टू डिटरमिन वेदर मशीन कैन डेमोन्स्ट्रेट ह्यूमन इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्यूरिंग टेस्ट। अब फिर उसके बाद 1952 में हमारे एक दूसरे साइंटिस्ट थे, आर्थर श्मिल, क्रिएटेड अ प्रोग्राम दैट कैन लर्न टू प्ले चेकर्स। अब चेकर्स क्या होती है? चेकर्स एक गेम होती है, आपने लूडो कभी खेली होगी तो उसकी बैक साइड पे किस तरह की वो गेम बनी होती है, 0 and 1 ये नंबर वाली। तो उसने एक ऐसा प्रोग्राम क्रिएट किया, ऐसा एक मशीन लर्निंग सिस्टम क्रिएट किया था या एप्लीकेशन क्रिएट की थी जो चेकर्स खेल सकती थी लाइक अ इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस की बेस पे, जो अपनी गलतियों से सीख के उनको इम्प्रूव कर सकती थी। हम इंसान कैसे हैं कि पहले हम गलती करते हैं और फिर उस गलती की बेस पे हम चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, तो होप यू गेट इट। फिर 1957 में इसका एक कॉन्सेप्ट आया था परसेप्ट्रॉन्स, वो न्यूरल नेटवर्क्स है, ये आते हैं डीप लर्निंग के अंदर। हम इसको भी फर्दर पढ़ेंगे। फ्रैंक
रोसेनबर्ग थे जिन्होंने ये सारा ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने परसेप्ट्रॉन इन्वेंट किया था। और इन्होंने जब परसेप्ट्रॉन इन्वेंट किया था तो इन्होंने लगा कि इन्होंने पता नहीं क्या ऐसी चीज़ इन्वेंट की है जो दुनिया को बदल देगी। ठीक है, कभी पढ़िएगा इसके बारे में, तो काफ़ी ये मज़े की चीज़ है। फिर 1960 से 1918 में इसकी अर्ली ग्रोथ थी जिसमें रिसर्चर्स स्टार्ट डेवलपिंग बेसिक एल्गोरिदम लाइक डिसीजन ट्रीज एंड नियरेस्ट नेबर्स। तो इसके बीच में हमारी जो कम्युनिटी थी उसने बहुत अहम रोल प्ले किया और उसने डिफरेंट एल्गोरिदम्स डिज़ाइन किए। उन एल्गोरिदम्स को हम डाटा देते हैं और आंसर्स भी देते हैं। डाटा और उसके आंसर्स मतलब क्वेश्चंस और मतलब जो फीचर्स हैं, डाटा को हम फीचर्स भी बोलते हैं, फीचर्स देते हैं और आंसर्स देते हैं और उसके बेस पे वो प्रेडिक्शन करते हैं। तो उसमें उन लोग हमारी कम्युनिटी ने जो हमारे साइंटिस्ट थे कंप्यूटर के, उन्होंने बहुत सारे एल्गोरिदम्स क्रिएट किए। मशीन लर्निंग वॉज मोस्टली थ्योरेटिकल ड्यू टू लिमिटेड कंप्यूटर पावर। तो तब ऐसा था कि 1916 से 1918 के बीच में हमारे पास इतने बड़े बड़े हार्डवेयर्स नहीं थे। हमारे पास 4 GB 8 GB 10 GB से ऐसे रैम नहीं थी, 32 GB ऐसे कुछ रैम नहीं थी, ना ही हमारे पास मेमोरी थी। मतलब अभी कंप्यूटर ही डेवलपिंग स्टेज में थे। दैट्स वाई अभी वो सारी चीज़ें थ्योरेटिकल थी, अभी उनको हम इतना इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे। सो होप यू गेट इट कि अभी आके AI जो है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल टेक्नोलॉजी क्यों बन गई है, लोग इतने ज़्यादा इसमें क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं और इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन दिन ब दिन बढ़ती क्यों जा रही हैं। तो उसका यही रीज़न है कि अभी हमारे पास पावरफुल सिस्टम्स हैं, हमारे पास रैम है, हार्डवेयर है, हमारे पास डाटा है। डाटा जो बड़ी कंपनी है लाइक फेसबुक, अमेजोन, इन्होंने बहुत सारा डाटा जो है वो कलेक्ट किया और उसे पब्लिक कर दिया है सो दैट जो साइंटिस्ट हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, वो नई नई एप्लीकेशन बना पाएँ और एक कम्युनिटी डेवलप हो जिसकी बेस पे हम मज़ीद प्रोग्रेस कर पाएँ, मज़ीद ऐसी चीज़ें मशीनें बना पाएँ जो इंसानों की तरह सोचें। ठीक है, और फिर डाटा एंड कंप्यूटिंग पावर स्टार्ट इंक्रीजिंग। ठीक है, 2000 में राइज ऑफ बिग डाटा, मैं बता चुका हूँ कंपनीज लाइक गूगल, अमेजोन, फेसबुक कलेक्ट मैसिव डाटा। ठीक है, और फिर 2010 में डीप लर्निंग का रेवोल्यूशन आया। ठीक है, अ डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क वॉन इमेज रिकॉग्नाइजेशन कॉन्टेक्स्ट विद अ ह्यूज मार्जिन। वह इससे पहले 2010 से पहले था कि हमारे जो एरर रेट था 100 में से वो वो था 25-26% के मार्जिन में था। लेकिन फिर 2010 में कुछ ऐसा हुआ कि वो मार्जिन 15% तक आ गया, बहुत कम कर दिया एकदम से। वो थे डीप लर्निंग की वजह से ही हुआ था वो। फिर उसके बाद हमारे 2011 में टेंसरफ्लो, ठीक है, उसकी जो गूगल की कम्युनिटी थी उन्होंने उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और देन पायटॉर्च जो था वो 2015 में आ गया था। वो फेसबुक ने उसको डेवलप किया था, फेसबुक की टीम ने। तो इस तरह से हमारी एक कम्युनिटी डेवलप होती गई 2010 से ऑनवर्ड। तो 2010 से ऑनवर्ड फिर आपको पता है कि एक बूम आया था, और 2015-16 में एक अल्फा गो करके था वर्ल्ड चैम्पियन, वो बहुत मुश्किल गेम है। सो उसमें AI ने स्ट्रेट फॉरवर्ड 4 दफ़ा वॉन किया था ह्यूमन से, जो उसका वर्ल्ड चैम्पियन था अल्फा गो का। ठीक है, तो गूगल ने वो बनाया था, एंड आप आई होप आप उसको सर्च करना, वो काफ़ी मज़े का है। आई थिंक एक चीज़ मैंने मिस कर दी, 1992 में चेस का जो चैम्पियन था उसको भी AI ने हराया था। चेस के वर्ल्ड चैम्पियन को उसने गेम के अंदर हराया था। तो आप समझ ही सकते हैं कि मशीन लर्निंग कितना पावरफुल टेक्नोलॉजी है। तो अगर आप ये बोलो कि मशीन लर्निंग ने हराया था तो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, इसके अलावा वाइड स्प्रेड अडॉप्शन एंड AI बूम 2000 की अगर बात करें 2020 की, तो उसके अंदर फिर आपके बहुत सारे ये फ़ोन्स, हेल्थ केयर और बैंकिंग, मतलब ये जो मशीन लर्निंग है ये डेली लाइफ का पार्ट बनती गई। ठीक है, फिर ChatGPT जैसे, फिर डेली, फिर अदर जनरेटिव AI मॉडल्स, ये सारी चीज़ें आना शुरू हो गई। तो ये बहुत ज़्यादा इसने फिर ग्रो किया, एक्सपोनेंशियली ग्रो किया। अगर बात की जाए 2015 तक अगर हमारे पास X डाटा था, तो 2015 से 16 हमारे पास 2X डाटा जनरेट हुआ, देन 4X। तो ये एक्सपोनेंशियली ग्रो किया 2015 के बाद से। सो दैट्स वाई हमारे पास डाटा था, हमारे पास एक कम्युनिटी थी, हमारे पास मॉडल्स, हमारे पास
हार्डवेयर था। तो इन तीनों चीज़ों की वजह से हमने मशीन लर्निंग अब आके पॉपुलर होना शुरू हो गया है। अभी हम थोड़ा सैलरीज की तरफ आ जाते हैं। अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो एक एंट्री लेवल यानी फ्रेशर की जो सैलरी है वो 1.2 लाख पर मंथ से लेके 2.5 लाख पर मंथ तक है मशीन लर्निंग इंजीनियर की। और अगर आपका 2-3 साल का एक्सपीरियंस है यानी मिड लेवल पे आप आ जाते हो तो फिर 2.5 लाख से 4.5 लाख तक आप अर्न कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप सीनियर लेवल पे हो जाते हो, 7-8 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आप 5 से 8 लाख पर मंथ कमा सकते हो एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर। ठीक है। फिर ये डिपेंड अपॉन कंपनीज, लोकेशन लाहौर, कराची या इस्लामाबाद में जहाँ पे भी आप हो उसकी बेस पे भी डिपेंड कर सकता है। अगर आप बाहर को टारगेट कर रहे हो, यूएस मार्केट को टारगेट कर रहे हो, तो उसमें सैलरीज अभी जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सैलरीज हाई पेड जो सैलरीज है ना वो है मशीन लर्निंग। मतलब वो एआई के अंदर अगर आप करियर बनाना चाह रहे हो तो वो एआई जो एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर एक्सपोनेंट अभी सैलरीज जो पीक पे हैं, सबसे ज़्यादा सैलरीज ये समझ लो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हाईएस्ट पेइंग जॉब है उससे भी ज़्यादा सैलरीज आपको एआई के अंदर मिल जाएंगी। फिर अगर टेक कंपनीज की बात करें, गूगल, मेटा या टेस्ला वगैरह, इनको भी आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। फिर इनके सैलरीज भी हैं $85,000 एंट्री लेवल पे, या फिर डेल 115,000 $1,15,000 पर मंथ पर ईयर एनुअल कमा सकते हो आप। ठीक है, तो आप मंथली इनको कैलकुलेट कर सकते हो फर्दर। होप यू अंडरस्टैंड। हमने इसके अंदर काफ़ी चीज़ें डिटेल में कवर की जिसमें हमने एल्गोरिदम्स, फिर